जैसा आप सभी जानते हैं, ये हमारी ऑडिट की फंडामेंटल सेशन चल रहा है और हार्डली 4 लेक्चर उसमें हुए हैं। अब हमारी बैक टू बैक 4 डेज क्लास है आज, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। जितना हमने पढ़ा है, जो भी हमने क्लासेस में पढ़ा है, वो बेसिक क्लासेस का आपका एक मॉक टेस्ट होगा। तो मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है, दोज हु आर वॉचिंग ऑन रिकॉर्डिंग मोड्स उनको भी मैं गाइड करूंगा, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्डिंग मोड पे ऑन रखा हुआ है कि आपको एक एलएमएस मिलेगा, जो हमारा एक तो ग्लैम का सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, उसके बाद हमारा ओन एलएमएस भी आपको मिलेगा। तो आप एलएमएस में जाएंगे और जो भी हमने फंडामेंटल सेशन पढ़े हैं उसका आपका संडे एक मॉक टेस्ट होगा। अगर आपने उस पहले मॉक टेस्ट को पास कर लिया, मतलब आप ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं। यूएससीपीए सिलेबस पे जाएंगे, गो टू लर्निंग पे क्लिक करेंगे, एनालिसिस के ऊपर क्लिक करेंगे और मेन एग्जाम के ऊपर क्लिक करेंगे। कहां पर क्लिक करेंगे सर? मेन एग्जाम के ऊपर। जैसे ही आप मेन एग्जाम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको क्लिक करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन का बटन दबा देना, उसमें हो सकता है 20 हो 50 हो, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे आप आएंगे, सीधे नीचे आना है आपको। जैसे ही आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे फंडामेंटल मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लियर है सभी को? ये बात समझ में आई? ये ग्लैम पोर्टल नहीं है, ये तो हमारा पोर्टल है। ग्लैम अलग होता है, ग्लैम अलग तरीके से ऑपरेट होता है। तो ये तो मैं आपके भी फंडामेंटल के टेस्ट लेने जा रहा हूं। अभी हमारी मेन सीपीए की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पहले मेरा एक रूल है, चाहे फिर वो ऑडिट हो, यूएस टैक्सेशन हो या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, आपके बेसिक्स को मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और ये टेस्ट आप सभी को लाइव आकर देना है, घर पर नहीं देना है। सबसे पहली बात कि आप क्योंकि ये टेस्ट उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये जो टेस्ट है, ये उन लाइव स्टूडेंट के लिए ही है कि जो लाइव क्लास में आ रहे, क्योंकि इस टेस्ट के बाद मैं आपकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करूंगा। तो यहां पर अभी मैंने सैंपल के तौर पे 5 क्वेश्चन डाले हुए हैं, यहां पर आप सबमिट करेंगे। अभी मैंने क्योंकि टेस्ट को पूरा ऑपरेट उसमें नहीं डाला है, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका समय भी शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिए, समय आपको जैसे सीपी की एग्जाम होती है उस समय के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डालूंगा, जो हमने पढ़ाई करी है। मैं ऑडिबल हूं सभी को कि नहीं? कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं मैं ऑडिबल नहीं हूं, तो या हो सकता है उन्होंने अपना हेडफोन नहीं किया। सभी को ऑडिबल हूं? जरा प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स। क्या बात है सौरभ, तुम तो ट्रेवल कर रहे हो कि बस बस में बैठे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए, क्लियर है ना? आप चेक कर लीजिए। सिमरन आई गेस आपका, अच्छा ट्रेन में बैठे हो, क्या बात है, क्या डेडिकेशन है तुम्हारा यार। सो डिस्कस, और सभी बच्चे टाइम से थोड़ा, देखिए कई बच्चे बहुत डिले आते हैं अभी भी, तो हाँ, इस तरीके से आपको यहां पर जाना है। जो भी आप टेस्ट देंगे यहां पर, लेट से मैं जानबूझ के रॉन्ग आंसर को टिक कर रहा हूं, जिससे कि आपको पता ना चले कि सही आंसर क्या है, और क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि जैसे ही आप यहां शिफ्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन को आपने लॉक करना है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ, और ये जो मॉक टेस्ट है, वो जो आप फंडामेंटल की क्लासेस पढ़ रहे हैं, जो 7-8 क्लासेस हमारी हो जाएंगी ओवरऑल संडे सैटरडे तक, उसके बेसिस पर आप इसको देंगे। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहां पर आपको सबमिट का बटन दबाना है। अभी मेरा इसको 0 आएगा क्योंकि मैंने जानबूझ के रॉन्ग आंसर को सिलेक्ट किया, सबसे लास्ट लास्ट। हो सकता है 20 आ गया भाई, मिस्टेक आ गया होगा। तो आपका पूरा स्कोर आएगा उस डेट पर। संडे हमारा मॉक टेस्ट होगा। तो सर संडे के मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी बता दूं, क्योंकि कई बच्चे नए होंगे जो अभी आजकल में ज्वाइन करे हैं। जैसे गुरनूर मुझे दिख रहा है अभी ज्वाइन करते हो, आज ही शायद आपने कल ही इनरोलमेंट कराया है, मुझे नॉलेज पड़ जाता है क्योंकि सीपीए वाले स्टूडेंट से तो मैं जनरली बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता हूँ। तो जो स्टूडेंट ने अभी आज या कल में एडमिशन लिया है, उनको भी बता दो कि इस तरीके का आपको मॉक टेस्ट देना है। लेकिन उस मॉक टेस्ट के लिए पहले आपको प्रिपरेशन करनी है। क्या करनी है सर? फुल प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन करने के लिए
जो नोट्स मैंने आपको फंडामेंटल के प्रोवाइड किए हैं, वो फंडामेंटल के नोट्स आप पूरे पढ़ेंगे, और उसके बाद ही आप क्या करेंगे, जैसे अभी हमारे जो लेक्चर्स हैं उसको आपने प्रॉपरली वॉच करना है। जो नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, ये जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, उसके सारे लेक्चर्स को वॉच करने के बाद, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, और उसके नोट्स को पढ़ने के बाद, ये मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत, ये आपको पूरा स्टडी पैटर्न के लिए जो दिया है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो इन को पढ़ने के बाद आपका 1 आवर का लाइव टेस्ट होगा। तो लाइव टेस्ट को, और लाइव टेस्ट मतलब बिल्कुल लाइव, आप सभी लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ में बिल्कुल अपने अपने कैमरे ऑन करके, कि मुझे बिल्कुल पता चलना चाहिए कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं सामने, अपने अपने कैमरे ऑन करके ऐसे हमारी मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज चलेगी ऑडिट में। तो ये पहला मॉक टेस्ट आपको मैंने बता दिया है। किसी को समझ में नहीं आया हो कि सर मॉक टेस्ट कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि लास्ट डे पे आप पूछोगे सर हमको स्टार्ट कैसे करना है, तो फिर उस टाइम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस टाइम आपका समय शुरू हो जाएगा। तो अभी क्लियर हो गया सभी को कि हाँ सर हमको ऑपरेट कैसे करना है, ये क्लियर हो गया है। अभी जिनका एलएमएस एक्टिवेट नहीं है, लास्ट में एक नंबर दूंगा मैं। कब दूंगा? लास्ट में। जब हमारा अभी लेक्चर एंड हो जाएगा तो मैं एक लास्ट में आपको नंबर दूंगा, जिनका नाम है सुरजीत कौर, मैडम है सुरजीत कौर। उनको आप आपका नाम, मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी भेजेंगे, जिससे कि वो आपका ये मॉक टेस्ट एक्टिवेट कर देंगे। पर वो आज अभी मत कर देना क्लास के बाद, कि रात को किसी फीमेल को आप मैसेज करना शुरू कर दें, 50 बच्चे में मैसेज करना शुरू कर दें, तो वो इरिटेट हो सकते हैं। इसलिए कल मॉर्निंग में आप कर रहा, मैं वो टेलीग्राम में चैनल नंबर डाल दूंगा, जिससे कि आप कल उनको, कल दोपहर में, कल शाम तक आपके सॉफ्टवेयर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो एक बार कई बच्चे बोले सर फिर से रिपीट कर दीजिए, तो चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं, पर इससे समय खराब होता है। चलो ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूं, वैसे रिकॉर्डिंग में था। यूएससीपीए ऑडिट 2024-2025 में जाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, गो टू लर्निंग पे जाएंगे, एनालिसिस पे जाएंगे, और मेन एग्जाम, ध्यान रखना प्रैक्टिस एग्जाम को क्लिक मत करना, मेन एग्जाम, ये मेन एग्जाम है। यहां पर जाएंगे, एमसीक्यू पे सिलेक्ट करेंगे, और सबसे नीचे आएंगे, पहला फंडामेंटल से 5 फंडामेंटल के मॉक टेस्ट हैं। और अगर आपने ये पांचों फंडामेंटल मॉक टेस्ट में 90% स्कोर किया, मेरी गारंटी है आप ऑडिट का पेपर निकालेंगे, 90% वाले। और फिर मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोग का कहाँ ध्यान है, कहाँ गलतियां कर रहे हैं। तो ऐसे क्लिक करेंगे, सामने आपके मॉक टेस्ट आ जाएगा, और उसको, उसमें समय चल रहा होगा, उसके बियॉन्ड अगर आप गए, जैसे अभी 14 मिनट डाले हैं 5 क्वेश्चन के लिए, तो ज्यादा डाले हैं, अभी कम कर देंगे उसको। तो 14 मिनट के अंदर आपको 5 क्वेश्चन के लिए तो बहुत ज्यादा समय है। कायदे से देखा जाए 5 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स इज सफिशिएंट। तो अभी उसको टाइम को मैं रिड्यूस कर दूंगा। तो ऐसे करके जितने समय में है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, अगर आपने समय से नहीं किया। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आप मुझे मेल पर भेजेंगे। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट देना है, और आपकी ये पूरी परफॉर्मेंस पूरे सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होगी। तो आपको जो आईडी दिए गए वो आपके यूनिक आईडी है, यहां पर पूरी आपकी परफॉर्मेंस भी रिकॉर्ड होगी। जैसे ग्लैम में रिकॉर्ड होती है ना, वैसे ही आपकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस यहां पर रिकॉर्ड होगी, समरी में आपको देखने को मिलेगी। तो जितने भी आप मॉक टेस्ट फ्यूचर में देने वाले हैं, वो इस टेस्ट में आपके, जैसे अभी देखिए, अभी मैंने जस्ट दिया, आज की तारीख 26 अक्टूबर, मैंने तो रैंडम टेस्ट किया। तो ये आप इस परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे कि आप फंडामेंटल में और कुछ टेक्निकल टॉपिक्स में क्या स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो जैसे यहां पर 20% स्कोर है, ये जीरो क्यों है? क्योंकि मैंने ऐसे सैंपल के बेसिस पे चेक किया था। ये तो मेरा खुद का यूनिक सॉफ्टवेयर, तो इसमें मैं, आप ऐसा काम ना करें कि अपने टेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिकॉर्ड नहीं दिखेगा मुझे, और फिर मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है
कि आपने अपने मॉक टेस्ट में ये 90% मुझे देकर देना, इसलिए अपने दोस्त को, फ्रेंड को सॉफ्टवेयर देने की गलती ना करें कि हमने हमने कई बच्चे ऐसा करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को दे देते हैं, तो वो लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली और फिर वो पता चल जाएगा कि उसमें वन वन सॉफ्टवेयर की ही कोडिंग डली हुई है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ये सारी चीजें करना, नहीं तो आपका स्कोर भी मिसमैच हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो सभी को क्लियर है ये बात कि हमारा जो पहला मॉक टेस्ट है फंडामेंटल का, ऐसे 5 फंडामेंटल के मॉक टेस्ट होंगे आपके और फिर टॉपिक वाइज आपके वो सीरीज तो चलेगी। तो संडे कौन सी डेट है? संडे डेट कौन सी है? आज क्या तारीख है? 26, 29। तो 29 10:15 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा और 1 घंटे के अंदर आपका कवर हो कंप्लीट हो जाएगा। तो उस दिन थोड़ी सी क्लास एक्स्ट्रा आधा घंटा, या हम 9 बजे रख लेंगे, 9 PM वो मैं आपको टेस्ट का डे टाइमिंग अनाउंसमेंट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल बना है। तो उसके अकॉर्डिंग सभी को लाइव आकर देना है। यार 9 बजे का रख लेंगे या 10 बजे का रख लेंगे, जिससे सभी लोगों की, संडे तो सभी छुट्टी पे रहते हैं, किसी का वो होता नहीं, इसलिए दैट्स व्हाई मैंने संडे का डेज चूज किया। उस दिन संडे आपका मॉक टेस्ट होगा और ये पहला मॉक होगा आपका। ऐसे आपके रेगुलर मॉक होते जाएंगे और ये बिल्कुल सारे चैप्टर्स को मिलाकर मिक्स है। तो ये क्वेश्चन आप बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग करना, देखिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ लेक्चर जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, उसके बाद उसके नोट्स, उसके बाद उसका टेस्ट, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि ऑडिट में आप बहुत अच्छा स्कोर करें, और क्योंकि ऑडिट एक लैंग्वेज का पेपर है, तो इस सीरीज में आप अपनी, जैसे अभी सिंसियरली आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उसको मेंटेन करें। ये पूरी जर्नी जो हमने है, मैंने आपको कमिटमेंट दिया है 15 नवंबर 2024 तक आपको सीपीए बनाना है सभी को। और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि उस मेंटोरशिप बैच का पर्पस ही यही है कि आपके सभी के रिजल्ट पॉजिटिव रहे हैं। सो एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई किसी को कोई डाउट इसमें कि सर कैसे मॉक टेस्ट देना, क्योंकि उस दिन नहीं बताया जाएगा कि कैसे मॉक टेस्ट देना है। तो सभी क्लियर हैं कैसे सॉफ्टवेयर में और कितने बजे देना है, कैसे देना है, क्या स्कोर आएगा, और एंड में आपको एक नंबर में दूंगा जिससे आपका सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ई मटेरियल कहाँ मिलेगा? ई मटेरियल के लिए भी मैंने बताया, जो मटेरियल है आपको वहीं से डाउनलोड करना, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। 3 सॉफ्टवेयर देते हैं आपको। यहां पर नीचे जाएंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, हर लेक्चर के नीचे ई मटेरियल होते हैं। ये लेक्चर है तो उसके जस्ट नीचे आप ई मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो अभी आपको असर्शन समझाया था, तो ये नोट्स बहुत क्वालिटी वाले, सारी चीजें जो हम डे 1 से डिस्कस करते आ रहे हैं, और आई गेस आप लोग सभी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं अभी तक। तो मैं आई एम रियली सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ यू कि आप बहुत डेडिकेशन के साथ में ये जो बैच बनी है, प्योरली डेडिकेशन के साथ में सारे बच्चे आ रहे हैं। और हम, मतलब मैं बहुत पॉजिटिव हूं कि नवंबर 2024 जो मेरा आईएएस रिजल्ट देने का कमिटमेंट है, उसमें आप बिल्कुल खरे उतरेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्ट अ मोमेंट, हमने 15 मिनट इन चीजों को डिस्कस किया है। जस्ट अ मोमेंट, है ना। चलिए आज का जो लेक्चर है बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर से है। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब एक सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाता है, तो ऑडिट करने के लिए आपको ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो करनी पड़ती है। तो ऑडिट प्रोसीजर को बेसिकली अगर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करें, तो सबसे पहली प्रोसीजर आपको देखने को मिल रही है एनालिटिकल प्रोसीजर, और दूसरी देखने को मिल रही है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। बिलीव मी, इसके ऊपर भी सिमुलेशंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस आपको हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनालिटिकल प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मैं अब आपसे एक चीज पूछता हूं,
जो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा है। आप किसी कंपनी के बजट को एक्चुअल डेटा से कंपेयर कर रहे हैं। आप किसी कंपनी के बजट को एक्चुअल, बजट क्या होता है सर? जैसे लेट से आपको 2024 में कोई काम करना है, जैसे आप अभी 2023 में खड़े हैं और आपने सोचा कि यार 2024 में मेरी इतनी सेल्स होनी चाहिए, तो आपने अपने सभी सेल्समैन को टारगेट दिया होगा कि यार इस प्रोडक्ट की इतनी सेल होनी चाहिए। और जब एक्चुअल सेल्स को आप बजट सेल से कंपेयर कर रहे हैं, और ऑडिट अगर इस ऑडिटर बजट सेल को एक्चुअल सेल्स से कंपेयर कर रहा है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? इस प्रोसेस का नाम हम एनालिटिकल प्रोसीजर बोलें या उसको हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोलें? तो ये बात मैंने आपको पहले दिन बताई थी। यस सर, आपने हमें बहुत अच्छे से बताया था। तो इस प्रोसीजर का नाम क्या है सर? ये बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर है। तो सर एक्चुअल में एनालिटिकल प्रोसीजर होती क्या है? तो एनालिटिकल प्रोसीजर को हम समझने जा रहे हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर आर प्राइमरली यूज्ड टू ऑब्टेन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। अब एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट में आपको सेल्स को वेरीफाई करना है, तो आपके पास दो ही चॉइस है कि आप कंपनी की सारी सेल्स बिल चेक करो, कंपनी का स्टॉक रजिस्टर चेक करो, कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल को पूरी तरीके से वेरीफाई करो, या एक अप्रोक्सीमेट फिगर की यार कंपनी ने स्टार्टिंग में ही एक बजट बनाया था कि कंपनी 2024 में क्या कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि उसकी $2000 मिलियन की सेल होने वाली है, बजट था। तो आपने एक्चुअल में देखा कि यार कंपनी ने खुद ने $2000 मिलियन का सेल का प्रिडिक्शन किया और कंपनी की आज सेल है $21,000 मिलियन या 2100। तो आपने एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई कर लिया कि नहीं? तो एनालिटिकल प्रोसीजर कभी भी आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं देती, वो केवल और केवल आपको क्या, कौन सी अंडरस्टैंडिंग देती है, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। एक सेकंड, मेरा आईपैड में जरा पेन नहीं चल रहा है, 2 मिनट है ना। तो केवल आपको क्या है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ही प्रोवाइड करती है। दूसरी बात, क्लाइंट फाइनेंशियल डेटा एंड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। अब देखिए, ऑडिट प्रोसीजर जो भी आप लगाते हैं, उसका कहीं ना कहीं पर्पस क्या है? आपको ऑडिट रिस्क को, उस पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना। तो एनालिटिकल प्रोसीजर हमेशा दो ही स्टेज पे लगाई जाती, एक प्लानिंग स्टेज पर और एक कंप्लीटेशन स्टेज। ड्यूरिंग द ऑडिट क्यों नहीं लगाई जाती, इसको हम थोड़ा सा लॉजिक से समझते हैं। आप सोचिए, आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाने वाले, तो अभी एक्चुअल में प्लानिंग स्टेज पे ऑडिट स्टार्ट हुआ है या ऑडिट करने जाने वाले हैं? आप सोचिए कि आपको एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑडिट मिला है, तो ऑडिट करने से पहले कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे? एक ऑडिट प्लान बनाएंगे। तो ऑडिट प्लान में आपने सोचा कि यार चलो हम कंपनी की फिक्स एसेट्स को वेरीफाई करना चाहते हैं, हम कंपनी की टोटल सेल्स को वेरीफाई करना चाहते हैं, या कंपनी के हम एक्सपोर्ट सेल्स को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो पहले आप क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हो। तो आपने प्लानिंग करने के लिए एक, जैसे लेट से आप किसी ड्रग ड्रग कंपनी का नाम बताइए जो आपको याद हो, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम जो आपको लगता हो, जो आपको इंडिया में याद आती है, कोई ना कोई तो होगी आपको याद। सिप्ला या सन फार्मा ले लेते हैं। तो आपको सन फार्मा को ऑडिट करना है और आपने डॉक्टर रेड्डी की बैलेंस शीट, डॉक्टर रेड्डी भी एक कंपनी है, सभी को पता होगा। आपने क्या किया, उस पूरी इंडस्ट्री का जीपी रेशियो पता कर लिया कि यार हम तो ऑडिट करने जाने वाले हैं सन फार्मा का, लेकिन हमने सन फार्मा के डेटा, सन फार्मा की बैलेंस शीट भी उठा ली, और उसी प्रकार की इंडस्ट्री को बिलोंग करती हुई डॉक्टर रेड्डी ले ली, या जो भी आपके दिमाग में कंपनी आती है वो फार्मा, सिप्ला ले ली, और आपने उस सेम सेगमेंट में जो कंपनी काम कर रही है उसके जीपी रेशियो का एनालिसिस कर लिया। ये क्या है? क्या ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है या एनालिटिकल प्रोसीजर? आप खुद बताइए। सर डेफिनेटली आपने बोला ये एनालिटिकल प्रोसीजर, क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हो, आप एक सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठाकर उसके जीपी रेशियो का पता कर रहे हो।
जिससे आपको आइडिया लग गया कि यार सन फार्मा का भी जीपी रेशो इतना होना चाहिए, या उसका पीई रेशो आप वेरीफाई करना चाह रहे हो। तो एनालिटिकल प्रोसीजर आपको एक ब्रॉड आइडिया देती है कि हमको ये चीजें देखने को मिल सकती है, आप प्री प्रिपेयर्ड होते हो, वेल प्लान्ड होते हो। अब सर कंप्लीटेशन स्टेज पर भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों लगाते हैं? आप सोचिए, आप एक सीपी हैं, आपकी बहुत बड़ी कंपनी, आपके अंडर में 10 न्यू सीपीए काम करते हैं, और लास्ट डेट पर उन्होंने आपको बैलेंस शीट लाके दी कि सर हमने पूरा ऑडिट किया है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाए हैं, ये हमने ऑडिट करके रिपोर्ट दी। बीइंग ए सीनियर सीपी आपका क्या काम होना चाहिए? आपको आंसर लिखना है। क्या काम होना चाहिए? कुछ काम होगा कि नहीं होगा आपका? सर वो जो जूनियर सीपीएस हैं, उन्होंने एक हमें रिपोर्ट बनाकर दी है, वो बोल रहे हैं कि सर हमने सारा ऑडिट कर लिया, सब कुछ किया। अब आप पूरा डिटेल काम तो चेक नहीं कर सकते। आपने क्या किया? बोले यार सबसे पहले कंपनी की टर्नओवर रेशो चेक कर लेते हैं। अब बताओ टर्नओवर रेशो से आपको क्या पता चल जाएगा? आपने टर्नओवर रेशो, तो टर्नओवर रेशो मतलब टर्नओवर रेशो किससे मिलकर बनता है? या अगर हम बोले डेटर टर्नओवर रेशो, आपने बोला यार कंपनी के डेटर टर्नओवर रेशो को चेक कर लेते हैं, तो आपने इससे अंदाजा लगा लिया कि यार कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल इतने हैं और उसकी सेल्स इतनी है। तो आपने सेल्स से अकाउंट रिसीवेबल का कंपैरिजन चेक कर लिया कि यार इस साल 2%, इस साल 2% है, लास्ट ईयर 1.5% था, मतलब 5% का चेंज आया है। तो वो चेंज किया, तो आप क्या कर रहे हो? एक फाइनल एनालिसिस कर रहे हो। तो फाइनल एनालिसिस करने के लिए ही एनालिटिकल। तो सर आपको जब कभी भी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग करनी हो तभी एनालिटिकल प्रोसीजर लगाई जा सकती है। एनालिटिकल प्रोसीजर कभी भी डिटेल डेटा को चेक नहीं करता है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया है, आपने देखा कि लास्ट ईयर कंपनी ने जो जीपी रेशियो बताया था वो 20% है, और इस साल कंपनी का जीपी रेशियो 15% है। लेकिन आपने चेक किया कि यार पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल तो सेल्स बढ़ गई है, फिर भी जीपी रेशियो कम क्यों है? कैसे, क्या एनालिसिस करोगे आप? मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दें। क्या रीजन हो सकता है? सर आपने एक बात बोली कि लास्ट ईयर हमारा जीपी रेशो, अब हम इसको प्रूफ करते हैं ना, हम इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। हम जाते हैं और प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। आपने पता किया कि लास्ट ईयर 20%, तो सबसे पहले तो सर हमको ये पता होना चाहिए, जीपी रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जीपी रेशो का फॉर्मूला सभी को पता होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर 200 है और ये 1000 है ना, तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 किया तो 20% आ रहा है। अब हमने करंट ईयर में पता किया कि करंट ईयर में ये 15% हो गया, बट हमारी जो सेल्स थी वो 1000 से बढ़कर 2000 हो गई है। सेल्स तो डबल हो गई है सर, बट स्टिल जीपी रेशियो 15% क्यों हुआ है? तो आपने कहीं ना कहीं ये पता किया, इंटरनली एनालिसिस किया कि जो कच्चा माल रॉ मटेरियल आता था वो ड्यू टू रिसेशन, सॉरी रिसेशन नहीं, इन्फ्लेशन, ड्यू टू इन्फ्लेशन वो जो गुड्स है उसकी जो प्राइस है वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गई है। तो अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका जीपी रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बताइए, एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर सिर्फ ये बता रहा है कि 20% से 15% हो गया, उसका रीजन क्या है? कॉस्ट है। तो इसके लिए, कॉस्ट के लिए वो क्या चेक करेगा? बोले परचेज बिल लेकर आओ। आप परचेज बिल लेकर आए,
बोले करंट ईयर की भी लेकर आओ और सेम गुड्स लास्ट ईयर की भी लेकर आओ। बताइए एक सीपी ने कितना माइंड ब्लोइंग दिमाग लगाया कि करंट ईयर के परचेज बिल और लास्ट ईयर के परचेज बिल, लगाया कि नहीं लगाया दिमाग? और उसने पता किया कि यहां पर जो कॉस्ट है वो प्रीवियस लेवल से क्या है, हाई है। तो उसने एक ब्रॉड डिसीजन ले लिया। क्या उसने यहां पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाई? नहीं सर, यहां पर उसने सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं लगाई, उसने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाई। एक रीजन तो ये हो सकता है, एक मसूद ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि सर हम ये क्यों कहें कि कॉस्ट पर यूनिट, ये भी तो हो सकता है वॉल्यूम हमारा बढ़ गया हो। वॉल्यूम मतलब हम नंबर ऑफ यूनिट सेल ज्यादा कर रहे हैं इस बार, लेकिन हम प्राइस पर यूनिट रिड्यूस कर रहे हैं। तो ज्यादा यूनिट बेचने भर से क्या होगा? तो सीपीए यही तो कर रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हो आप? एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हो। तो सर एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब अब हमारे दिमाग में एक चीज पिक्चर क्लियर हो गई है। क्या पिक्चर क्लियर हो गई है सर? कुछ पिक्चर तो आपके दिमाग में क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि आपको कंप्लीटेशन स्टेज पर और एक प्लानिंग स्टेज पर ही और एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या सर केवल रेशो एनालिसिस आता है? नहीं, बहुत सारी चीजें आती हैं। उन सारी चीजों को हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे कि कंपेयरिंग करंट ईयर फाइनेंशियल डेटा विद प्रायर ईयर। अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करता हूं। हम एक कंपनी का ऑडिट करने गए थे, तो हमारे जो सीए सर हैं उन्होंने बैलेंस शीट में डेप्रीशिएशन का शेड्यूल उठाया और उन्होंने देखा यार, मेरे से डायरेक्ट पूछा, शम्मी यार कंपनी ने कोई प्लांटेड मशीनरी खरीदा, उसके बिल चेक किए तुमने? हम सरप्राइज हो गए। मैंने, सर आपको कैसे पता चला कंपनी ने प्लांटेड मशीनरी खरीदी है? बोले बेटा डेप्रीशिएशन बढ़ गया था। अब बताइए, वो सीए थे, उन्होंने क्या बोला? डेप्रीशिएशन बढ़ गया। तो डेप्रीशिएशन क्यों बढ़ेगा बताओ? और किसी रीजन से बढ़ सकता है क्या? डेप्रीशिएशन क्यों बढ़ेगा बताइए, क्या रीजन हो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर जो डेप्रीशिएशन लग रहा था अगले साल या तो सेम लगना चाहिए या कम लगना चाहिए? यही पॉसिबिलिटी है कि नहीं? या तो सेम लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड, या अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो उन्होंने तो सीधे बोला यार इस साल डेप्रीशिएशन ज्यादा लगा, इसका मतलब कंपनी ने प्लांटेड मशीनरी परचेस करी है, चेक करो बिल है कि नहीं। तो हम बड़े सरप्राइज, उस टाइम न्यू कमर थे हम, सीबीटी पास थे, सीपीटी एग्जाम होती थी, तुमने वाह यार सर आप तो बड़े, वो मजा आ गया सुन के। तो ऐसी चीजें एनालिसिस कर, इसी को तो अब क्या वो उठा के कंपनी के सारे बिल चेक करते हैं? उन्होंने तो सीधे बैलेंस शीट उठाई और बैलेंस शीट में लास्ट ईयर के डेटा को करंट ईयर के डेटा से चेक कर लिया। उन्होंने हमको सिंपल बोला यार इस साल कंपनी ने एडवांस टैक्स कितना पे किया है चेक करो। हमने बोला सर पिछले साल जितना ही एडवांस टैक्स पे किया है। बोले कम पे किया, इंटरेस्ट आएगा। बोले इस साल कंपनी का प्रॉफिट 10% से ज्यादा बढ़ रहा है तो एडवांस टैक्स भी उसके प्रोपोर्शनल में बढ़ना चाहिए। एडवांस टैक्स उन्होंने क्यों नहीं डिपॉजिट किया? तो इंटरेस्ट की पेनल्टी आएगी। तो एक फाइनली जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीपीए, एसीसी जब किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल स्टेज पे रिव्यू करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? एनालिटिकल प्रोसेस, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो उसमें वो क्या चीजें चेक करते हैं? कंपेयरिंग करंट ईयर फाइनेंशियल डेटा विद प्रायर ईयर। बेटा इतना ब्यूटीफुल प्रोफेशन है, जिंदगी बनने वाली है आपकी, सीपीए पास हो जाओगे आप। ऐसे ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ईमानदारी से पढ़ लो। सोचिए आप किसी कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोफाइल पे आ जाओगे, डिसीजन मेकिंग, इंडस्ट्री एवरेज निकाल लोगे आप। आपको किसी कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, आप उसके पी रेशो को कंपेयर कर लोगे कि आज मुझे टीसीएस में इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करना है, कि मुझे टेक महिंद्रा में करना है, किस में करना है। सेम इंडस्ट्री एवरेज को आप कंपेयर कर रहे हो, बजट को, फिगर को चेंज कर रहे हो। तो सर बेसिकली ये किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है सर? ये है एनालिटिकल प्रोसीजर। कंपैरिजन फाइनेंशियल डेटा, रेशियो एनालिसिस। अब मुझे बताइए, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल सोचकर आंसर देना। क्या एनालिटिकल प्रोसीजर में केवल
फाइनेंशियल डेटा को ही वेरीफाई किया जा सकता है क्या, कि अदर देन बैलेंस शीट के फिगर को भी वेरीफाई करके हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं? और निकाल सकते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से सोचो, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट बताएं, ऐसे ट्रांजेक्शन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो बैलेंस शीट में है ही नहीं, उसका एनालिसिस करके भी आप कंपनी के बारे में कुछ एनालिटिकल डिसीजन ले सकते हो। गिव मी वन नॉन फाइनेंशियल डेटा एग्जांपल, नॉन फाइनेंशियल डेटा एग्जांपल, फिर मैं आपको देता हूं। मैं चेक करना चाहता हूं आप वैसा सोच सकते हो कि मैं आपकी थिंकिंग को डेवलप कर रहा हूं। ऑडिटिंग में आपको थिंकिंग डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी होगा। 1 मिनट का समय दिया है, सभी सोचें यार कंपनी की बैलेंस शीट को छुए बिना भी बैलेंस शीट का कोई फिगर बता सकते हैं। कितनी बड़ी बात बोल दी मैंने, बैलेंस शीट को छुए बिना, कंपनी के लेजर को छुए बिना मैं बता सकता हूं इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल अंकुर ने ठीक लिखा है। सर मैं कंपनी के इंप्लॉय रजिस्टर को बुलाता हूं और मैं देखता हूं कि यार इस साल कंपनी के इंप्लॉय में क्या चेंज आया है। मैंने चेक किया पिछले साल कंपनी के 200 इंप्लॉयज थे, आज कंपनी की प्रोडक्शन टीम में जो लेबर है वो 350 लेबर है। इसका क्या मतलब हुआ? बताइए इनके कारण किन 2 ट्रांजेक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कहां कहां इफेक्ट पड़ना चाहिए, सोचो, सोचिए। सर सबसे बड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा सैलरी में। कंपनी की कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट वेजेस हैं, और कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर 200 इंप्लॉय लास्ट ईयर थे और इस साल अगर 350 इंप्लॉय हैं, तो क्या 150 इंप्लॉय को क्या कंपनी ने अंताक्षरी खेलने के लिए अपॉइंट किया है? तो सर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इन्वेंट्री बढ़ेगी, इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो जीपी में इंपैक्ट पाएगा। एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट नॉन फाइनेंशियल डेटा को भी निकालकर किसी कंपनी के बारे में बता सकता है। तो सर एनालिटिकल प्रोसीजर केवल कंपनी के फाइनेंशियल डेटा नहीं, नॉन फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल के ऊपर अब एमसीक्यू में यही तो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ट्रेंड एनालिसिस, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है यार, एक सोचो कि अगर इंडिया की इकोनॉमी में अगर अगर हम देखें कि डिजिटलाइजेशन को काफी बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल आप लोग हो अभी राइट नाउ। क्या आपने आज से 5 साल पहले एक्सपेक्ट किया था कि आप ऐसे कंप्यूटर पे अपने घर पे बैठ के एक लाइव क्लास ले रहे होगे, बात कर सकते हो आप मुझसे, लाइव लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो? तो ये क्या है, एक प्रकार का रिवॉल्यूशन है, कितना बड़ा चेंजेस है कि नहीं, बड़ा कितना बड़ा चेंज। तो इस चेंज को देखकर ट्रेंड एनालिसिस करके एक कंपनी की फ्यूचर प्रिडिक्टेबिलिटी को भी ऑडिटर क्या कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखकर आप गवर्नमेंट क्या क्या न्यू रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रही है, उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन पे गोइंग कंसर्न के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ये सब क्या कर रहे हो आप? सर ये सब एज ए सीपीए हम सोच रहे हैं कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हैं। तो कैलकुलेटिंग एनालाइज की फाइनेंशियल रेशियो, रिव्यूइंग चेंजेस इन अकाउंट बैलेंस एंड असेसिंग रेवेन्यू ट्रेंड, ये सब मिलाकर क्या कहलाता है, हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में मैंने एक एग्जांपल दिया कि कंपनी की लिक्विडिटी को चेक करना है, तो आपने करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज रेशियो को एनालिसिस कर लिया। आप मुझे बताइए, एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि ये रेशियो बढ़ गया है, रेशियो 5 से 7 हो गया, तो लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है या रिड्यूस, कम हुई है? चलिए आंसर दीजिए। करंट रेशियो, करंट रेशियो बढ़ गया है। तो सर सीधी बात है, इसको भी प्रूफ करके दिखाओ आप। प्रूफ करते हैं बेटा, क्या करते हैं, प्रूफ। अब आपको समझ में आ रहा होगा ऑडिट के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। सर आपने बोला लेट से कंपनी के पास पहले करंट एसेट मतलब ऐसा समझो कैश अकाउंट रिसीवेबल 100 थी, 1000 थी, और अब करंट लायबिलिटी जो है पहले कंपनी की 500 थी।
तो रेशो CA/CL कर दे तो 2 आता है। अब ये रेशो बढ़ रहा है तो किस कंडीशन में बढ़ेगा, या तो ये कम हो या ये बढ़े, तभी हो सकता है ना। हम करंट एसेट्स को सेम रहने देते हैं 1000 और लाइबिलिटी 250 हो गई, तो ये रेशियो क्या हो गया, 4 हो गया। तो बीइंग ए ऑडिटर आप एनालिसिस कर लोगे यार, कंपनी का करंट रेशियो इंप्रूव हुआ है, कंपनी की लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है, और ये लिक्विडिटी एक और एनालिसिस कर सकते हो कि यार ये लिक्विडिटी बहुत लेवल पर हाई पहुंच गई, तो आइडियल फंड पड़े होंगे कंपनी के पास। समझ गए कि नहीं बात? सर क्या बोल दिया आपने, आइडियल फंड पड़े होंगे? मतलब इतना ज्यादा कैश पड़ा है कि कंपनी अपॉर्चुनिटी लैक कर रही है। एनालिसिस क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप एनालिसिस दे रहे हो कि कंपनी के पास पहले अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए डबल मनी थी। आप सोचो मैं आपसे बोलूं कि आपको 500 रुपए देना और आपकी जेब में 1000 रुपए पड़े, सिंपल भाषा, बिल्कुल अपनी आम आम लैंग्वेज में हम बात करें कि 500 पे करना है और 1000 पड़े, और किसी को केवल 500 पे करना है और उसके जेब में 5000 पड़े, तो वो तो बहुत खुश हो रहा है कि मेरे पास 10 गुना पैसा पड़ा है लाइबिलिटी से। लेकिन एक सीपीए की नजर में आप और भी फुद्दू हो, मतलब और भी बेवकूफ हो। क्यों? बेटा जेब में रखने से क्या होगा ये इस 500 को, बताइए क्या फायदा होगा कि 500 की पेमेंट के लिए 5000 कैश में रखूं? आपने इस 4000 को कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते तो उससे रिटर्न कमा लेते ना। आइडल केस मतलब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आप लैक कर रहे हो, आपके जेब में पैसे पड़े वो आपको कुछ नहीं दे रहे, इन्फ्लेशन रेट, या आपने बोला हम सेविंग अकाउंट में पड़े। अरे बेटा सेविंग अकाउंट तो 6% इंटरेस्ट देता है इंडिया में, इन्फ्लेशन की रेट चेक कर लो, 6% से ज्यादा है। 6% भी कहाँ देता है इंडिया में, 6% भी नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो 3% है सेविंग अकाउंट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3-4%। और इन्फ्लेशन की रेट आप चेक कर लो, तो आपको सेविंग अकाउंट में भी आपका फंड पड़ा है, तो वो तो वेस्ट है। मतलब जो आज 100 की चीज, तो हम अभी फाइनेंशियल पे ना जाएं, तो आप ये एनालिटिकल प्रोसीजर को बहुत बड़े तौर पे समझिए। सर ये इतना डिटेल आपने इसमें क्यों पढ़ा दिया? बेटा 100% सिमुलेशन और एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा, तो वो चीजें अगर मैं कोई फंडामेंटल में क्लियर कर रहा हूं, तो उसका पर्पस ही एक्सप्लेनेशन लेवल आपका बहुत हाई लेवल बढ़ा देना, कि आपको एग्जाम्पल मेरे याद आ जाए कि सर ने 3-4 एग्जाम्पल दे दिए, एक नॉन फाइनेंशियल का दे दिया, फाइनेंशियल का दे दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दे दिया, ट्रेंड एनालिसिस का दे दिया, बजटरी का दे दिया, सब क्या है? सीधे सिमुलेशन आएंगे, पहचानना पड़ेगा इट्स सब्सटेंटिव प्रोसीजर और एनालिटिकल प्रोसीजर। चलिए एक और चीज पूछता हूं आपसे, आपकी बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल आ रहे थे $1000 के, आपने सारे अकाउंट रिसीवेबल को एक चिट्ठी लिखी कि सच में बताओ कंपनी को $1000 देना है नहीं देना है, क्या है ये, सब्सटेंटिव है या नहीं है? सब्सटेंटिव है या एनालिटिकल है? सब्सटेंटिव और एनालिटिकल, जिनको सब्सटेंशियल, जिनको एनालिटिकल लगता है दे शुड रेज देयर हैंड। एनालिटिकल तो कहीं से भी नहीं, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, किसी चीज को वेरीफाई कर रहे हैं ना, वो कभी भी एनालिटिकल नहीं हो सकती। तो सर चेकिंग करना जहां पे वेरिफिकेशन आ जाए, वेरिफिकेशन। आपने बोला कंपनी ने, जैसे हमारे सर ने पूछा कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, शमी डेप्रिसिएशन बढ़ा है बेटा, क्या कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, जाके कल फिजिकल वेरिफिकेशन करके आना, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। शम्मी कल उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके कंपनी के जो अकाउंटेंट हैं उससे बिल बुलवाना, इनवॉइसिंग बुलवाना, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जहां कहीं भी वेरिफिकेशन आ जाए, जहां आप डेटा फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो, ये कीवर्ड याद रखना, जहां पे आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो या डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहे हो, एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं होता, वो क्या होता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो मुझे बताइए आपके पास अगर चॉइस हो, यू आप किस मेथड को ज्यादा सुपीरियर मानोगे? अपने एक्सपीरियंस से बताओ, एनालिटिकल और सब्सटेंटिव।
देखो कितना बढ़िया फटाफट आप लोगों ने आंसर दे दिया कि सर हमको अगर एक्चुअल में वेरिफिकेशन करने को, एनालिटिकल तो केवल आपको ब्रॉड आइडिया देता है, ब्रॉड, ब्रॉड। सब्सटेंटिव सर पूरा वेरिफिकेशन करवा रहा है। क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ऑडिट टू गैदर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड एविडेंस। सीपीए की एग्जाम रटने की नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। और अब तो और भी ज्यादा एनालिटिकल हो गई एग्जाम। अब जो सीपी की एग्जाम है वो इसी तरीके से लॉजिकल आंसर सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे पूछा विच वन इज मोर प्रेफरेबल, लेकिन एग्जामिनर हल्का सा चेंज करे, प्लानिंग स्टेज पे विच वन इज मोर प्रेफरेबल, तो आप बोलोगे सर प्लानिंग स्टेज पे तो सब्सटेंटिव लग ही नहीं सकती, तो ऑब्वियस सी बात है एनालिटिकल होगी। प्लानिंग अभी तो ऑडिट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो सर कभी भी स्टार्टिंग में आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं लगा सकते। इसीलिए 2024 का सीपीए पहले से आसान हो गया, क्योंकि अब आपको और भी लॉजिकल, मैंने पूरा कंटेंट देखा, उसके बेसिस पे बोल रहा हूं। मैं अगर सीपीए इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है जब नया सिलेबस आएगा तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी है, मैं पूरा कंटेंट को समझा हूं, तभी तो इतनी लेट बैच मैंने स्टार्ट की, कंटेंट तो मेरे पास पहले से था। तो मैं आपको यही अपने एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं कि अब सीपीए थोड़ा सा आसान इसीलिए होगा कि अब रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं है और स्पेशलाइजेशन का जमाना है। तो 2024 इज इजियर देन 2023, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो सर आपने बोला सब्सटेंटिव प्रोसीजर आर यूज टू गैदर स्पेसिफिक and detailed evidence about the accuracy and completeness of individual transaction। छोटी छोटी लाइन, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस। सर जैसे अकाउंट बैलेंस मतलब अकाउंट रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब क्या है? अकाउंट बैलेंस। तो जब किसी कंपनी के अकाउंट के बैलेंस की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस के बारे में, अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, क्या हम एक्यूरेसी को कभी भी एनालिटिकल प्रोसीजर से चेक कर सकते हैं क्या? एनालिटिकल प्रोसीजर केवल आइडिया देता है सर। बस एग्जामिनर आपसे यही तो क्वेश्चन पूछना चाहेगा कि एक्यूरेसी और कंप्लीटेशन किससे, इसीलिए तो उसको पिंक करके दिया है मैंने। मैं अगर आपको ये चीजें हाईलाइट करके दे रहा हूं तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। और इसलिए जो ऑडिट ऑडिट के जो मेरे अब नोट्स आएंगे वो ग्लैम और सारे रिव्यू मटेरियल को और डिटेल स्टडी करने के बाद आएंगे, बनना प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, जिससे आपको ये एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, ये ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे फ्लैश कार्ड भी मैंने आपके लिए बनवा दिए, और धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा। तो एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट बैलेंस इज ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको केवल ब्रॉड व्यू मिलता, तो जब ब्रॉड व्यू में एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक नहीं की जा सकती। दिस प्रोसीजर आर डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं कि सर अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो एक्सटेंसिव करना पड़ेगा या लेस चेकिंग से भी काम हो जाएगा? तो सर ऑब्वियस सी बात है एक्सटेंसिव डेटा आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, जिससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकें, अच्छे से वेरीफाई कर सकें। अब सर एग्जाम्पल भी अगर हमें मिल जाते तो हम और खुश हो जाते कि सर अब देखिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी ढूंढ के दे दिया आपको कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या क्या आता है। कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट बैलेंस, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट बैलेंस, जैसे आप कंफर्मेशन, आप सीधे अकाउंट रिसीवेबल को चिट्ठी लिख रहे हो कि यार आप बताइए कि क्या कंपनी को वाकई में आपने इतना बैलेंस देना है या नहीं देना, ये क्या है? एक प्रकार की सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आपने कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी को, कंपनी की इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई किया, ऑब्जर्वेशन। तो एग्जामिनर ये वर्ड डाल देगा ऑब्जर्वेशन इज एनालिटिकल प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो आपको ध्यान रखना ऑब्जर्वेशन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन इज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कंफर्मेशन, ये भी वर्ड। रिकॉन्सिलेशन, ये सब कीवर्ड्स हैं, रिकॉन्सिलेशन। इंस्पेक्शन,
जहां जहां ये वर्ड देख लो समझ लेना टेस्टिंग प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं। कंफर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉन्सिलेशन, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग ऑफ अ डेप्रिसिएशन, मैथमेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल वेरिफिकेशन, जो मैथ आप चेक कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में था का ओपनिंग बैलेंस चेक करना, एनालिटिकल प्रोसीजर और सब्सटेंटिव, गिव मी आंसर। सब्सटेंटिव सर, वेरिफिकेशन आ गया ना, वेरिफिकेशन। टेस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री, टेस्टिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और एक वर्ड आ गया एनालिटिकल रिव्यू ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट। मतलब आप एक इंडिविजुअल अकाउंट को पूरी तरीके से वेरीफाई करना चाह रहे हो, फिजिकल भी कर लिया, रेशियो एनालिसिस के थ्रू भी कर लिया, एनालिटिकल रिव्यू ऑफ इंडिविजुअल, जहां इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का एनालिटिकल रिव्यू किया जाता है, वो प्रोसेस भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताइए। तो आप मुझे बताइए कि आज के बाद आप एनालिटिकल प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर को भूल पाओगे बेटा? नहीं भूलोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, सारे एमसीक्यू सही करोगे इसके, गारंटी मेरी। अगर आपने लेक्चर को सुन लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूं लेक्चर को 2 बार सुनना। और दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, बढ़िया मेट्रो से जाओ, अगर दिल्ली में रहते हो, कान में लगाओ ऑडियो। मेरा जो ऐप है वो आपको मोबाइल पे भी वर्किंग मिलेगा, लैपटॉप पे भी मिलेगा, आईपैड पे भी मिलेगा। और ऑडिट को सुन लो बस। 2 बार आपने सुन लिए, मेरे फ्लैश कार्ड और नोट्स पढ़ लिए, ऑडिट में पास होना आपके लिए इस बार बहुत ही आसान है। बहुत ज्यादा मेहनत करके ये सारी चीजें बना रहा हूं मैं, इसीलिए बहुत डिटेल फंडामेंटल लेक्चर मिलेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर सब्सटेंटिव और एनालिटिकल में आज के बाद हमको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर के साथ साथ एक और चीज आ रही है कि जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हो, मिस्टर डेल आपने लिखा, डाउट प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स। पहले तो नाम ओरिजिनल से आओ यार, मुझे कौन ये पता ही नहीं चलता, डेल कौन है, आईफोन कौन है। प्लीज ऑलवेज, जो भी स्टूडेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज तो मैंने एड ऑन कर लिया है, पर आईफोन, डेल और इनके नाम से बच्चे आएंगे, शाहरुख खान, कई बार किसी ऐसे ऐसे नाम से आते हैं बच्चे, तो फिर थोड़ा सा ओरिजिनल नाम से आइए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। 101% आपको एक एमसीक्यू दिखने में इसके भी चांसेस होंगे, और सिमुलेशंस की भी। सब में स्टूडेंट से बात करने के बाद में और पूरा ब्लूप्रिंट को स्टडी करने के बाद ये बता रहा हूं कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की संभावना। सर एनालिटिकल प्रोसीजर विच बिकम सब्सटेंटिव इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में। हाँ, अभी उसका एग्जांपल देते हैं आपको, इस टॉपिक के बाद में आपको देता हूं। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, डेल, मिस्टर डेल, पहले आपका नाम लिखो क्या है, आपने अपने लैपटॉप का नाम लिख के आए हैं, तो मैं आपको नाम से पुकारूंगा, तो नीरू चंडेल, ओके। तो नीरू, आपने क्वेश्चन पूछा, मैं स्टूडेंट के सामने रखता हूं कि सर क्या एनालिटिकल प्रोसीजर में फ्रॉड और एरर को हम ढूंढ पाएंगे क्या? क्या अगर एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज हम एरर और फ्रॉड को ढूंढने के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं। एनालिटिकल प्रोसीजर इज ओनली हेल्पिंग यू फॉर असेसिंग द रिस्क। एम आई क्लियर और नॉट? रिस्क को असेस करने में हेल्प करेगी केवल आप। अगर रिस्क को असेस कर लिया डजेंट मीन कि क्या वहां पर एरर और फ्रॉड है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी स्टार्टिंग डेज में, ऑडिट वर्सेस रिव्यू पढ़ाया था। पहला लेक्चर, पहला या दूसरा लेक्चर, बताइए एनालिटिकल प्रोसीजर कहां पे लगेगी ज्यादा? एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने आपको बताया था रिव्यू में ही एनालिटिकल प्रोसीजर लगती है, क्योंकि रिव्यू में हम किसी प्रकार का ओपिनियन नहीं देते और किसी प्रकार का फ्रॉड और एरर ढूंढना हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, एग्जामिनर ने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर इज ए सब्सटीट्यूट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर? नॉट एट ऑल। ये वर्ड समझते हो ना, सब्सटीट्यूट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड में यहाँ पे कई बार बहुत यूज करूंगा।
तो इट इज नॉट द सब्स्टिट्यूट, इट इज नॉट द ऑल्टरनेटिव ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर की सर डेफिनेशन रटना पड़ेगा? देखो आपने कोई डेफिनेशन रटी नहीं। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आपने अभी जितने भी लेक्चर पढ़े होंगे उसमें कुछ भी रटा नहीं होगा आपने, आप ऑब्जर्व कर लेना। और लेकिन मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं आप आंसर कर पाओगे। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि सर अभी भी हमने जो भी हमने पढ़ा है, मुझे लगता है कि आपने उसमें सिंगल वर्ड भी नहीं रटा होगा, ये मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं। लेकिन मैं आपको अगर उसमें से और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप मेरे लेक्चर सुन के आएंगे तो उस फंडामेंटल लेक्चर में आपके 90% सही होंगे। कुछ क्वेश्चन तो मैं टेक्निकल डालूंगा ना, चेक करने के लिए कि आप बियॉन्ड अबव इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ऐसे सिंपल से क्वेश्चन डालूंगा। तो 100 वाले तो बिल्कुल कमाल कहलाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने मॉक टेस्ट में डाले हुए हैं। सो हम यही कह रहे थे सर, आपका जो क्वेश्चन था उस समय बीच में थोड़ा सा अदर लाइन में चला गया। अब मैं आपको एक और बात आपसे पूछने जा रहा हूं कि जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं तो मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन लेटर मांगते हैं। मतलब मैनेजमेंट से बोल देते हैं कि आप हमें रिटर्न में दे दो कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। It's a formal evidence that management understand their responsibility and that management performance all of their responsibility. Give me two responsibility of the financial management. आप बता पाएंगे अगर आपने मेरे पहले 2 लेक्चर अटेंड किए? गिव मी ए 2 एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो सबने लिख दिया, अविनाश दुबे ने लिख दिया कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। वेरी गुड। सुधांशु मित्तल बहुत दिन बाद आ रहे हो तुम, फार में पास हो जाओगे, क्यों नहीं दे रहे हो एग्जाम? तुम्हारा नाम तुमने लिखा तो मुझे याद आ गए तुम। प्रिपरेशन, बस केवल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सर इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन करना किसका काम होगा? तो सर मैनेजमेंट रिटर्न में दे देगा कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन ऑल कंप्लीट रिस्पेक्ट, ऑल इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में प्रिपेयर कर लिया है। मैनेजमेंट से आप लिखित में ले लोगे। और कहा, अच्छा मैं यहां पे एक बात बोल रहा हूं कि मैनेजमेंट से हम रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या सोचता है। मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को के ऊपर हम रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन बताओ जिसपे आपको मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन लगना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हम उनसे रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। गिव मी वन और एग्जांपल। जैसे दो तो मैंने आपको दे दी। हाँ, वैल्यूएशन के ऊपर। वैल्यूएशन तो वी कैन वेरीफाई और थोड़ा बेटर, कि जिससे हम मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहते हैं। अगर मैं बोलूं कि आप में से किसी ने सुना हो कि इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन हेल्ड टू मैच्योरिटी और अवेलेबल फॉर सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हो क्या कि मैनेजमेंट ने इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखा है या शॉर्ट टर्म के लिए रखा है? नहीं कर सकते। तो इसके लिए ऑडिट एविडेंस कहां से लेकर आओगे? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है? मैनेजमेंट आपको रिटर्न में या ओरली दे रहा है, बोथ ओरल एंड रिटन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इंक्वायरी। आपने मैनेजमेंट से पूछा कि यार आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं डेट सिक्योरिटीज, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है? इसको अवेलेबल फॉर सेल में डालना है, यानी कि आप बेचने वाले हो, या हेल्ड टू मैच्योरिटी में रखोगे? तो ये बात आप कभी भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर नहीं बता सकते। कंपनी की लिटिगेशन चल रहा है, कंपनी के ऊपर लिटिगेशन, और कंपनी बोल रही है कि यार हमारे फेवर में तो डिसीजन नहीं आएगा, लेकिन हमारे हिसाब से लायबिलिटी 50 लाख की आ सकती है। कोर्ट अगर डिसीजन दे देगा तो हमारे अगेंस्ट में डिसीजन आएगा। क्या जो डिसीजन आए नहीं, जो कंटिंजेंट लायबिलिटी की, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए बेस्ट ऑडिट एविडेंस क्या हो सकता है?
तो क्या वहां पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर के थ्रू पता करोगे इसको? क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या, कैसे पता करोगे इसको? सर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट से हम रिटर्न में ले लेंगे, are part of evidential matter that independent auditor obtain, but they are not substitute for application of audit procedure. Very very important line. चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कंपनी के ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है और कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारे फेवर में डिसीजन आएगा, ये रिप्रेजेंटेशन लेटर कंपनी के लेटर हेड पे लिख के देते हैं। आपका काम हो गया क्या बीइंग ए ऑडिटर? आप एक इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर एप्लीकेशन ऑफ दोस ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू अफोर्ड रीजनेबल बेसिस ऑफ ओपिनियन। कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है लिटिगेशन फेवरेबल आएगा, कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे? इतना दिमाग लगाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। हाँ अब देखो अंकुर ने बिल्कुल सही लिख दिया है। मैं जानबूझ के इंडिविजुअल चैट को हाइड करके रखता हूं जिससे कि आप एक दूसरे के आंसर ना देख सकें। मोइन ने भी ठीक लिखा है। बाकी सब सोचें कि चलो मैं आपको, आप आपका एक पड़ोसी है, उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, वो कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि हम कोर्ट केस जीतेंगे, वो आपको कागज पे लिख के देने को तैयार, आप इस बात को सत्यापित कैसे करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे? क्या आप इतना नहीं सोच पा रहे? एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट के ये नहीं सोच पा रहा है? सर हम कॉरस्पॉन्डेंस चेक कर लेंगे मैनेजमेंट और अटर्नी के बीच में। हम सीधे बोलेंगे आपकी अटर्नी होगा ना कहीं इस कोर्ट केस में, लाओ उसकी फाइल लेकर आओ। तो आपने क्या किया, उस कंपनी के अटर्नी और कंपनी के बीच में जो कॉरस्पॉन्डेंस हुई होगी उसको वेरीफाई कर लिया। तो आपने क्या किया, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ट्रस्ट किया, या आपने अपनी ऑडिट प्रोसीजर, एप्लीकेशन ऑफ दोस ऑडिट प्रोसीजर, तो ये क्या है? तो आपने अपनी ऑडिट प्रोसीजर को भी क्या किया है, यहां पे अप्लाई किया। इसीलिए तो बोला गया है नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दोस ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू afford a reasonable basis opinion regarding the financial statement under the audit. So written representation एक एविडेंस तो है बट सब्सटीट्यूट नहीं है। फ्रॉम मैनेजमेंट ऑर्डिनरी कंफर्म रिप्रेजेंट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट गिवन टू। कुछ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वर्ड को मैंने पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपको समझा दिया था। जो एक्सप्लिसिट मतलब जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में प्रूफ किए जा सके, और इम्प्लिसिट जो कि हिडन वे में होते हैं। इसके ऊपर हम पहले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो मैनेजमेंट से आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो भी उन्होंने डिसीजन लिए, असर्शन लिए हैं, तो क्या मैं ये कहूं कि मैनेजमेंट असर्शन के लिए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लिया जा सकता है, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल लिया जा सकता। अब आप बोलोगे सर ये असर्शन पहला लेक्चर, कनेक्टिविटी फील करोगे हर लेक्चर का कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे लेक्चर से रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश हो ही जाएगा। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इज ए लेटर, is the audit term formal evidence that management understand their responsibility and that management has performed all their responsibilities. अब ऑडिट में एक और वर्ड आप पढ़ने जाओगे, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ये भी बहुत काम की चीज है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक कंपनी का रिप्रेजेंटेशन लेटर दिखाऊंगा। अगर मैंने वैसे डाउनलोड करके रखा हुआ है, आज या तो कल दिखा देंगे, जिससे आपको एक्चुअली में वो समझ में आना चाहिए। मैंने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, अब जैसे सीपीए फॉर्म है, तो देखिए मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। वी एक्नॉलेज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये मैनेजमेंट बता रहा है। वी एक्नॉलेज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन इंटरनल कंट्रोल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द फ्रॉड।
सिग्निफिकेंट अजम्पशन, जैसे अजम्पशन कौन कौन से लेते हैं? गिव मी वन एग्जांपल ऑफ अजम्पशन। मोइन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इज, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इज ऑडिटर एविडेंस और नॉट? ये ऑडिट एविडेंस है या नहीं है? है सर, अभी तो पढ़ा, इट्स ऑडिट एविडेंस। सर अपने आप में ये एक अजम्पशन है ना, जैसे सिग्निफिकेंट अजम्पशन लेते हैं, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशन। सर अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना, तो आपने मैनेजमेंट से रिटर्न में ले लिया कि आप सच में एक्सपेक्ट करते हो कि 10% आपकी बेड डेब्ट्स हो जाएगी फ्यूचर में, ये क्या है? ये कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस नहीं होगा। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कभी भी कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस नहीं होता। तो जो सिग्निफिकेंट अजम्पशन लिए जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में आप ले लोगे। रिलेटेड पार्टी, बताओ कितनी बड़ी बात है, क्या कोई मेरे से पूछे बिना मेरी रिलेटेड पार्टी का वेरिफिकेशन कर सकता है? चलिए मैनेजमेंट ने बोला मेरी ये रिलेटेड पार्टी, चलो आज एक ही पीआईएस बोलती है कि हमारी एक और सब्सिडरी है स्क्वेज करके, जिसमें हम इंटरनेशनली प्लेसमेंट और उसका काम देखते हैं, पीआर और आइल्स का। हमारी एक सिस्टर कंसर्न है, रिलेटेड पार्टी, कैसे पता करोगे आप? मैनेजमेंट ने बोला ये, और कैसे पता कर सकते हैं? और ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट कर सकते हो? सोचो, रिलेटेड पार्टी पहचानना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, वेरी गुड, अविनाश दुबे ने सही लिखा है। यार कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर होल्डर जरूर हो सकते हैं। सबकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पता करो, किसके पास कितने परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है। और शेयर होल्डिंग है तो कहीं ना कहीं बोर्ड मीटिंग होती होगी, और बोर्ड मीटिंग के साथ शेयर होल्डर की मीटिंग्स भी होती है। और मीटिंग्स में क्या बनते हैं? बताओ क्या बनते हैं मीटिंग्स में? थोड़ा बहुत कंपनी लॉ कहीं सुना हो, देखा हुआ, कहीं ऑफिस वगैरह में जॉब करते हो तो मिनट्स वगैरह कहीं वर्ड सुना हो, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स से एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, अब सर ये हमने सुना ही नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल अगर फर्स्ट ईयर में पास हो गए तो सीपीए तो आप कर ही नहीं रहोगे फर्स्ट ईयर पास आउट। मिनट्स वर्ड कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं? क्लास में ऐसे बच्चे तो नहीं है जो मिनट्स वर्ड को ही पहली बार सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे होंगे मेरे हिसाब से, सबको बोर्ड मीटिंग्स, कंपनी में सब कॉमर्स फील्ड में काम कर रहे हैं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट, तो ये एक सैंपल के रूप में मैं आपको दूंगा, और आपको देने की क्या, कहीं गूगल से डाउनलोड कर लेना आप, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर पीडीएफ। तो आपको इतना सा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो मैनेजमेंट आपको डिक्लेरेशन देता है बेसिकली वही क्या है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंट। तो अब एक होता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। मुझे आप बताइए, आप जॉब करने जाते हैं तो कुछ रिटर्न में लेते हैं नहीं लेते हैं? वहां से कहीं कहीं आपका प्लेसमेंट होता होगा, आपने अपनी जिंदगी में जॉब की है, कुछ मिलता है आपको, नहीं मिलता है? ऑफर लेटर, बेटा ऑफर लेटर भी मिलता है और एक अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलता है। ऑफर लेटर को आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो? ऑफर लेटर में क्या क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है ऑफर लेटर में? क्या लिखा होता है मुझे बताओ? ऑफर लेटर में सिर्फ सैलरी लिखी होती, सीटीसी, सबका दिमाग सीटीसी में ही गया। देखो कितने नेरो माइंडेड हो आप लोग। नोटिस पीरियड लिखा होता ना ना ना, अभी प्रोफेशनली नहीं, जल्दबाजी। सर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, जिसको पढ़ते हो आप एक्सेप्ट करते हो और फिर साइन करके। हम तो सर सैलरी देखते हैं। अरे बेटा ऑडिटर जैसे थोड़ा डिफरेंट सोचना शुरू करो। मेरे से एक बहुत साल पहले एक बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मैं एक इंटरव्यू देने गया था, उनकी उम्र थी 85। मैं भी सीए नया नया बना था, वो पुराने सीए थे। तो आपको एक लास्ट मोमेंट पे अच्छी सी बात समझा रहा हूँ, क्योंकि आप भी पब्लिक अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप लोगों से पूछा जाए एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या पहचान होनी चाहिए, आपसे अगर ऐसा पूछा जाए, वो 85 ईयर के ओल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनका आंसर सुनना आपको मजा आ जाएगा। आप बताइए कि आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक पब्लिक अकाउंटेंट ऑडिटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आपको दिया जाता है मौका एक एक वर्ड लिखने के लिए, सोच के बताओ मैंने क्या आंसर दिया था। मैं तो छोटा बच्चा था उस टाइम, 26 साल मेरी, छोटा बच्चा तो नहीं कहेंगे। मैंने बोला था सर नॉलेज। तो बोले तुम नकली सीए हो, बोले, ये वर्ड था उनके।
असली उन्होंने एक वर्ड बोला जिससे मुझे हमेशा याद रहेगा वो वर्ड, और आप भी हमेशा याद रखना। सुनो, उन्होंने वर्ड बोला था, एक चार्टेड अकाउंटेंट को, एक ऑडिटर को शक की बीमारी होनी चाहिए। अगर वो वन वे भी क्रॉस कर रहा है तो दो तरफा देखेगा तो वो सीए है मेरी नजर में। मजा आ गया था मेरे को सुन के। अगर वो वन वे भी क्रॉस कर रहा है, वन वे, तो वो दो साइड देखता है कि कहीं गाड़ी इस तरफ से तो नहीं आ जाती है। मतलब वो हर चीज को ऑब्जर्व करेगा, किसी भी तरीके से बायस्ड होगा ही नहीं वो, कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा नहीं होगा। वन वे भी जिस दिन आप क्रॉस करो और दोनों साइड देखने लग जाओ, और आपको शक की बीमारी हो कि आपके सामने कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आ रहा हो, आपको लगे कि नहीं यार इस डॉक्यूमेंट में कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती, जब तक आप खुद वेरीफाई नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। और इसको इंग्लिश में नाम दिया गया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जो कि अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आपको इस वर्ड के साथ छोड़ते हुए जा रहा हूं, एक अच्छे ऑडिटर की निशानी क्या है? उसको शक की बीमारी होनी चाहिए थी। 85 ईयर के जो सीए थे, मजा आ गया था उनसे मिलके। आधा घंटा में उनके साथ में बैठा, लेकिन उन्होंने जो अपनी 50-60 साल की जिंदगी में जो अनुभव किया वो उन्होंने एक वर्ड में दे दिया। मुझे मजा आ गया। इस वर्ड को मैं हमेशा याद रखता हूं कि एक अच्छे ऑडिटर और एक अच्छे प्रोफेशनल की पहचान क्या है। बताइए, सबसे बेस्ट आंसर यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इंग्लिश में इस वर्ड को हर वर्ल्ड की अकाउंटिंग बॉडी ने क्या बोला है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या बोला है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो जब अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे तो ऑडिट एंगेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे कि उसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या सारी चीजें हो सकती हैं। तो आज जो हमने 15-20 मिनट थोड़ा टेस्ट के कारण उसको समझने में लगा दिए, लेकिन अभी हमारी बैक टू बैक 4 डेज क्लासेस हैं। सो हाँ, नंबर टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इन मैडम को दिन में ही कॉल करना, अभी डालूंगा तो मुझे पता है कि सब बच्चे लोग रात को सुबह मैसेज कर देंगे, तो वो मैडम मेरे को फोन आ जाएगा। और किसी फीमेल को इस टाइम में परेशान करना पसंद नहीं करूंगा कि 50 बच्चे उनको मैसेज कर दें। चलिए, तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे नए लेक्चर के साथ में, और इसी एनर्जी को बरकरार रखते हुए आप लोग क्लास में आइए। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।